नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज अंतिम प्रहार सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है, जिसमें अपन बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक की, देश और विदेश की प्रमुख संस्थाएं, संविधान संशोधन, प्रमुख भाग और कुछ यूपी जीके के पॉइंट और महत्वपूर्ण युद्ध, इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, इतने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डेली मैं आपको 3-4 टॉपिक कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और सब टॉपिक बिल्कुल सिलेबस से डिक्टो कवर कराए जा रहे हैं। जैसे कि देश और विदेश की प्रमुख संस्थाएं आपके सिलेबस में लिखा है, आप भी उठाकर देख लीजिए। और पिछली बार भी प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में। जैसे कि 17 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ से प्रश्न बनना तय है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले भी कह चुका कि आप ये मान के चलना है कि ये क्लास आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी, जितने लोग इसको ले रहे होंगे। बाद में मैं जितनी स्लाइड मैंने आपको करवाई हैं, जितने टॉपिक आपको मैंने करवाए हैं, 4-5 घंटे की मैराथन, जितने भी घंटे की मैराथन बन सके उतने घंटे की मैराथन लेके मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा 15-16 तारीख तक, जिससे आपके पास समय भी रहे कि वो क्लास आप 2-3 बार देख सको। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आज के मोटिवेशन कोट की बात करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो पसीना बहानों पर अपनी जान लौटाती है। सफलता की सबसे खास बात है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लौटाती है। जी बस सत्य है। यदि आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो और आप बाद में कहो कि हमें सफलता मिल जाए, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत बड़ा है और मेहनत करने वाले अलग ही अलग प्रकार के बंदे डले हैं। कुछ 14-14 घंटे पढ़ने वाले हैं, 16-16 घंटे पढ़ने वाले बंदे हैं। तो मतलब जितनी आप मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, सफलता उस पर अपनी जान लौटाती है। जी हकीकत बात है। चलिए बात करते हैं आज के कंटेंट से। जो पहला टॉपिक है वो है संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग की बात करते हैं। पहला टॉपिक यही लिया गया है। बात करें कि मूल संविधान में कितने भाग थे, पूछ ले। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। और मूल का और वर्तमान का फंडा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मूल संविधान का अर्थ होता है पुराने संविधान में, और वर्तमान तो मतलब वर्तमान है ही। तो मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं, ध्यान रखना। चलिए बात करें, पूरे भाग नहीं पढ़ाए गए हैं, तो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो ही है। 25 के 25 नहीं बताए हैं। जितने भाग पेपर में पूछता है अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ही भाग मैंने आपको कवर कराए हैं। चलिए बात करें भाग नंबर 1। तो भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग दो की बात करें नागरिकता। भाग 2 में किसका उल्लेख मिलता है? नागरिकता, सिटीजनशिप। आगे बात करें भाग तीन में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछ ले कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को या मौलिक अधिकार को कहा जाता है। आगे बात करें भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। भाग 4A की बात करें मौलिक कर्तव्य है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। कई बार मैं 2-3 वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और रूस से लिए गए। पूछे वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। पूछे मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में एक भी नहीं था, 0 थे। वर्तमान में 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया, ठीक है। इसको एक आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार ही बना दिया गया और 11 बना के मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया, ध्यान रखना। आगे बात करें भाग 5। तो भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? संघ का उल्लेख। पूछे भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो भाग 5 है। लगभग इसमें 100 आर्टिकल हैं। कितने? 100 आर्टिकल हैं। भाग 5 में लगभग 100 आर्टिकल हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है। भाग 8 की बात करूं, आप पूछो भाग 7 कहाँ गया? तो भाग 7 को वैसे संविधान द्वारा निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिए हैं अपन ने, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। वरना पढ़ने के लिए तो फिर आपके पास बहुत कुछ है, पूरा संविधान है, पूरी जियोग्राफी है, पूरी हिस्ट्री है, पूरी आपको इकोनॉमिक्स है, पूरी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है। तो ऐसे तो आप पढ़ नहीं पाओगे और पेपर
भी हो जाएगा, इसलिए पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप तो उस दिन देखना जिस दिन पेपर होगा कि प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। भाग 6 में राज्य है। भाग 8 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख मिलता। भाग 9 में पंचायत का। भाग 14 में सिविल सेवाएं हैं या सिविल सर्विस, यूपीएससी पीसीएस, राज्य और केंद्र की दोनों की, ध्यान रखना। भाग 15 की बात करूं तो निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 17 में राजभाषा है। मुझे हमारी राष्ट्रीय भाषा तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी भाग 17 में राजभाषा है जो कि हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। पूछ ले, हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आगे बात करें भाग 18, तो भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख मिलता। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख मिलता। और भाग 19 की बात करें तो संविधान संशोधन है। भाग 19 की बात करें तो संविधान संशोधन है, ध्यान रखना, ठीक है। भाग 19 में संविधान संशोधन है। आगे बात करें, आगे आपसे पूछ ले, अगला टॉपिक है देश की प्रमुख संस्थाएं। देश की प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं। शायद एक पॉइंट एक गलत हो गया यहाँ पर, इसको देखते हैं। हाँ, भाग 19 नहीं है, ये भाग 20 है, ध्यान रखना। कौन सा भाग है? भाग 20 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 19 में तो प्रकीर्णन है, जो कि आपको अभी पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 20 में पूछे तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 19 में प्रकीर्णन है, ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी इसलिए सुधार दी। अब बात करें देश की प्रमुख संस्थाओं की। देश की प्रमुख संस्थाओं की बात करें, सबसे पहले बात करें नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाबार्ड की बात करूं तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई सबरमन समिति की सिफारिश पर, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। DRDO की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं, अपना पर्सनल आइडिया बता दूं। देखिए, जैसे ये देश की प्रमुख संस्थाएं हैं, आप इनको याद करने के लिए बैठोगे तो आपको जो 2015, 1982, 1956 ऐसे आप याद करोगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएंगी। लेकिन आप इनको याद करोगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, तो ये स्थापना आपको टाइम लग जाएगी। तो याद करने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई डेट्स याद करो, कोई डेट्स वाले पॉइंट याद करो, तो सबसे पहले उनकी सन याद कर लिया करो, इसके बाद में फिक्स तारीख याद किया करो। आपको यदि याद नहीं हो, वो पेपर में 99% यही रहता है कि वो आपको सिर्फ सन ही देगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में, बस। और यदि डेट मिला के वो देगा भी तो बहुत अलग अलग देगा। जैसे ऐसे देगा कि 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, तो आपको तो मालूम है कि 2015 में हुई ना, तो कन्फ्यूजन होगी नहीं इतनी आपके अंदर। इसलिए पहले आप सन याद कर लो, पूरे के चक्कर में नहीं पढ़ो। अब आपको आपने क्यों लिखवा दी? तो वो मैंने लिखवा दी, कंटेंट है, देना जरूरी है थोड़ा बहुत, तो इसलिए लिखवा दी। लेकिन जी मेरा पर्सनल आइडिया है आपको कि पहले आप, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करो याद, लेकिन पहले आप सन याद कर लो। जब आपको सन अच्छे से याद हो जाएंगी तो ये आगे वाले जो डेट्स रहती ऑटोमेटिक याद हो जाती। ये रियलिटी है, ये ध्यान रखना। नीति आयोग की बात करें तो 1915 में, नाबार्ड 1982 हेडक्वार्टर मुंबई, LIC 1956 हेडक्वार्टर मुंबई, DRDO 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आगे बात करें BCCI की स्थापना 1928 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में। फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। RBI 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आगे बात करें SBI की स्थापना 1955 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। ज़्यादा संस्थाएं नहीं ली हैं जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सेबी की बात करें, सेबी की स्थापना 1988 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले इसकी स्थापना हुई, अधिनियम सेबी के बाद में आया। तो पूछे सेबी का अधिनियम कब आया? तो 1992 में आया, लेकिन स्थापना 1988 में हुई। सिडबी की बात करूं तो स्थापना 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अभी चुनाव समाप्त हुए हैं इसलिए। सीबीआई की बात करें 1963 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 1986 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ध्यान रखना। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो जस्ट पीएनबी बैंक के 100 साल बाद इसकी स्थापना हुई, मतलब 1894 की जगह 1994 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसरो की बात करूं 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे बात करें विश्व की प्रमुख संस्थाएं। अब विश्व की बात आ जाओ, नाटो की बात करें, इंपोर्टेंट है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। WHO 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा में। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएनओ की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। पूछे न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप पर है न्यूयॉर्क, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, तो हडसन नदी के किनारे है। आगे पूछे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 11 अप्रैल 1919 को स्थापना हुई, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो 1944 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन DC मतलब अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। DC का अर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और वॉशिंगटन DC पोटामेक नदी के किनारे है। IMF की स्थापना 1944 में हुई, इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक और IMF को दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। कौन से सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। पूछे वर्ल्ड बैंक की उधार खिड़की किसे कहते हैं, तो IMF को कहते हैं, ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की उधार खिड़की IMF को कहते हैं। आगे बात करें UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को स्थापना हुई, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई और नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इंपोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। मैं चाहता 40-50 लिखा देता, नहीं 15-20 ही लिखाई हैं संस्थाएं जो कि पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मान के चलना कि ये किसी शिफ्ट में आएगा, 100% लिख लो इस बात को कहीं ना कहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को स्थापना हुई, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 15 जून 1909 की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दुबई में है। आगे बात करें सार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस, इसकी स्थापना 1985 में हुई, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और सार्क में कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं, ध्यान रखना। सार्क में 8 देश सदस्य हैं, भारत पाकिस्तान दोनों देश सदस्य हैं। आगे बात करें नासा, इसकी स्थापना 1958 में हुई, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। यूनेस्को इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि यूनेस्को 2024 की बैठक भारत में हो रही है, ध्यान रखना। तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना 2001 में हुई, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? बीजिंग चीन में है। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। और पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके महासचिव पद पर पहले भारतीय चुने गए इंद्रमणि पांडे। पूछे बिम्स्टेक के महासचिव वर्तमान में कौन है, तो इंद्रमणि पांडे हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें। चौथा टॉपिक है जो आज का, वो है प्रमुख युद्ध, इतिहास के प्रमुख युद्ध। पेपर की दृष्टि से कंटेंट चुन के लिया है, आप खुद सोचिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको संविधान के प्रमुख भाग पढ़ा दिए गए, इसके बाद फिर मैंने आपको देश की प्रमुख संस्थाएं पढ़ाई, इसके बाद आपसे पूछ ले विश्व की प्रमुख संस्थाएं जो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अब आज चौथा टॉपिक है प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्ध बात करें
326 ईसा पूर्व या बीसी में हाइड स्पीच का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। 326 ईसा पूर्व हाइड स्पीच का युद्ध हुआ, जिसे सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। आगे बात करें 261 ईसा पूर्व की बात कर रहा, तो कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुआ। अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। ध्यान रखना, तराइन के प्रथम युद्ध में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। आगे बात करें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ध्यान रखना, इसमें बाबर विजय हुआ। आगे बात करें 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, अकबर और हेमू के बीच में हुआ। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ, इसमें अकबर जीत गया और हेमू हार गया। आगे बात करें 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में कब हुआ? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ध्यान रखना, तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा हार गए। 1527 खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में। पूछे तो बाबर इसमें विजय हुआ और राणा सांगा इसमें हार गया। आगे बात करें, आगे पूछ लिया आपसे, आगे पूछे चंदेरी का युद्ध, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, इसमें बाबर विजय हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। तो बाबर भी इसमें जीत गया और महमूद लोदी भी इसमें हार गया। ध्यान रखना। आगे बात करें 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ध्यान रखना, इसमें शेरशाह सूरी जीत गया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी भी इसमें जीत गया था। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। और बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। तो हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूदते हुए भाग गया था। ध्यान रखना, कन्नौज का युद्ध चल रहा था, तो कन्नौज के पास से वहीं से कर्मनाशा नदी निकली। तो पूछे हुमायूं किस नदी से भागा? तो कर्मनाशा नदी में कूदते हुए भागा था। तो हुमायूं की जान एक निजाम भिस्ती था, भिस्ती उसने बचाई थी। ध्यान रखना, पूछे हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो निजाम भिस्ती ने बचाई थी। और जब हुमायूं दोबारा सिंहासन पर बैठा 1954-55 में, सॉरी वो 1554-55 में जब हुमायूं दोबारा सिंहासन पर बैठा, तब हुमायूं ने निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए राजा बना दिया था। उसी एहसान के चक्कर में एक दिन के लिए राजा बना दिया था। और निजाम भिस्ती ने इसलिए चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। पूछे चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे? तो निजाम भिस्ती ने चलवाए थे। ध्यान रखना, क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी। आगे बात करें 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ध्यान रखना, 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध। आगे बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ध्यान रखना। आगे बात करें 1760, तो 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ, अंग्रेज सर आयरे कूटे और फ्रांसीसी लिली। मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, पूछ ले। 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ, अंग्रेज आयरे कूटे और फ्रांसीसी लिली के बीच में हुआ। ध्यान रखना। अब आपके आज के दो टॉपिक रह गए हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन और एक यूपी जीके। आज मैंने 6 टॉपिक कवर करने की बात करी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पा रहा मैं आपको। ध्यान रखना, इसलिए सिर्फ मैं आपको आज 4 ही टॉपिक कवर करा रहा, जो आपको मैं कल कवर करा दूंगा। लेकिन पेपर की दृष्टि से ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना, पढ़ लेना। आज मैंने आपको जितने भी टॉपिक कवर कराए हैं 4 मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, पर्सन 100% इनसे बनेगा। आप इनको कवर करके चलना। मैं आपको बताता हूँ
पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इसलिए पढ़ लो। जिस भाई को PDF चाहिए हो, अभी तक जितनी क्लासें मैंने पढ़ाई हैं क्लास नंबर 6 तक, पूरी PDF एक फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैसेज कर देना इस नंबर पर 6387238514। इस नंबर मुझे मैसेज कर देना। आज तक की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, एक नंबर कंटेंट से मिल जाएगी। आगे की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।